हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो जीनियस एकेडमी पर पृष्ठ रसायन का लेक्चर नंबर 06 लेके आए हैं। और आज इसमें अपन डिस्कस करेंगे कि उत्प्रेरण क्या होता है, कितनी प्रकार का होता है और क्रियाविधि क्या है। ठीक है, तो उत्प्रेरण के प्रकार व क्रियाविधि, उत्प्रेरण के प्रकार व उनकी क्रियाविधि। उत्प्रेरण के प्रकारों में पहला होता है समांगी उत्प्रेरण, दूसरा होता है विषमांगी उत्प्रेरण, तीसरा होता है एंजाइम उत्प्रेरण। ठीक है, एंजाइम उत्प्रेरण को अलग से पढ़ेंगे। वैसे दो ही प्रकार हैं उत्प्रेरण के, समांगी और विषमांगी। उन दोनों में से ही एक प्रकार बनता है एंजाइम। अभी सिर्फ इतना समझो, उत्प्रेरण क्या होता है, ऐसी कोई भी अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें उत्प्रेरक डाला हुआ हो और उस अभिक्रिया का वेग कम या ज्यादा हो रहा हो, तो उस अभिक्रिया को, उस प्रोसेस को तो उत्प्रेरण कहते हैं अपन। ठीक है ना। अब ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है समांगी, एक होता है विषमांगी। तो सबसे पहले लेते हैं समांगी उत्प्रेरण। ठीक है, समांगी उत्प्रेरण और दूसरा होता है विषमांगी उत्प्रेरण। तो पहला डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, समांगी उत्प्रेरण। क्या होता है ये, देखो, जब किसी उत्प्रेरित अभिक्रिया में, उत्प्रेरित अभिक्रिया समझिए जिसमें उत्प्रेरक मौजूद है, जब किसी उत्प्रेरित अभिक्रिया में अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद, तीन ही चीजें होती हैं अभिक्रिया में। एक तो अभिकारक होता है जिससे अभिक्रिया हो रही है, उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को कम या ज्यादा कर रहा है, और उत्पाद जो फाइनल बन रहा है। अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद। ठीक है, इन तीनों की भौतिक अवस्थाएं अगर समान हो, जैसे तीनों ठोस 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 हो, द्रव 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 हो, गैस गैस सेम होनी चाहिए, तो इस उत्प्रेरण को समांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। वह उत्प्रेरण अभिक्रिया या वह उत्प्रेरण प्रक्रम जिसमें अभिकारक कॉमा उत्प्रेरक व उत्पाद, अभिकारक, उत्प्रेरक व उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्थाएं, अभी भी अभिकारक एक हो, दो हो, उत्पाद एक हो, दो, सबकी तीनों की भौतिक अवस्थाएं समान हो, भौतिक अवस्थाएं समान हो, समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। क्लियर है? ठीक है, अच्छा। अब इसकी क्रियाविधि से पहले एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण क्या है समांगी उत्प्रेरण के। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल इसका आता है, दो तीन एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। सबसे पहला एग्जाम्पल आता है, सीसा कक्ष विधि होती है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण सल्फर ट्राइऑक्साइड में होता है, वो एक समांगी उत्प्रेरण प्रक्रिया। सीसा कक्ष विधि एक मेथड है जिसके द्वारा हम SO2 को SO3 में बदलते हैं। सीसा कक्ष विधि में SO2 का ऑक्सीकरण SO3 में होता है। उत्प्रेरक NO, उत्प्रेरक कौन है इसका, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस NO। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस, सब गैस है यहाँ पर। देखो, सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया 1/2 ऑक्सीजन से कराते हैं। उत्प्रेरक रखा जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। ठीक है, ऑक्सीजन भी गैस, सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस, और जो उत्पाद बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैस। ठीक है, बैलेंस है रिएक्शन, हाफ O2 एक ऑक्सीजन के बराबर है, तो 3 हो गए। तो ये है, देखो, सबकी भौतिक अवस्थाएं गैस है, इसीलिए ये समांगी उत्प्रेरण अभिक्रिया। अगर हम आपको ध्यान हो तो मैंने धनात्मक उत्प्रेरक में बताया था तुम्हें कि प्लेटिनम भी हो सकता है, लेकिन वो सीसा कक्ष विधि नहीं होगी। प्लेटिनम के द्वारा SO3 का निर्माण हो जाएगा। प्लेटिनम तो सॉलिड होता है, तो वो तो विषमांगी उत्प्रेरण में चला जाएगा, समझिए ना। दूसरा हमारे पास होता है एथिल एसीटेट या एस्टर। एक एस्टर होता है, एस्टर, एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट का अम्लीय जल अपघटन, यानी अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, ये भी एक समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है।
ठीक है। अब ये एथिल एसीटेट एक एस्टर होता है, मैंने तुम्हें एस्टर की पहचान बताई है, C डबल बॉन्ड OO, इधर R और इधर R लगा होता है, ठीक है ना। एथिल एसीटेट में क्या होता है, इधर एथिल समूह लगा होता है C2H5, ठीक है, और इधर क्या लगा होता है, एसीटेट समूह। एसीटेट क्या होता है, एसीटेट होता है CH3CO। एसीटेट क्या होता है पता है आपको, एसिटिक अम्ल से बनता है, CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल है, इसका H+ हटा दोगे ना तो इसे बोलते हैं अपन एसीटेट। ऋणायन है तो आइड, आइट या एट आता है नाम के अंत में, तो एट आ रहा है, एसीटेट। और ये एथिल है तो एथिल एसीटेट, इसे एस्टर भी बोला जाता है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया, ये लिक्विड होता है, इसकी भौतिक अवस्था द्रव है, इसकी अभिक्रिया कराते हैं अपन H2 से, ये भी लिक्विड होता है। अम्लीय माध्यम उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक यहाँ पर अम्लीय माध्यम है, और यहाँ पर जो अम्ल लिया जाता है वो लिया जाता है खनिज अम्ल H2SO4, ये भी लिक्विड है। अब बनने वाले उत्पाद भी चेक कर लो, जल का H तो जाता है C2H5O के साथ, मतलब C2H5OH बनेगा एथेनॉल, ये भी लिक्विड है, ठीक है। और बाकी हिस्सा होता है CH3C डबल बॉन्ड OOH एसिटिक अम्ल, ये भी लिक्विड है, मतलब ये सारे लिक्विड हैं, भौतिक अवस्था सेम है, तो ये भी इसके अंदर आ जाएगा। एक और अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पर सुक्रोज का, सुक्रोज का भी अम्लीय माध्यम में जल अपघटन होता है, सुक्रोज का अम्लीय जल अपघटन, अम्लीय जल अपघटन, ठीक है। अब सुक्रोज क्या होती है, C12H22O11, ये एक शुगर है, कार्बोहाइड्रेट डाइसैकेराइड है ये, ठीक है। चैप्टर नंबर 14 जैव अणु में आएंगे, पढ़ेंगे इसकी स्ट्रक्चर पूरी। अभी सिर्फ ध्यान रखो इसका फॉर्मूला C12H22O11, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, जल से कराते हैं, H2O से। ये भी नॉर्मल अनबैलेंस रिएक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है। ये लिक्विड होती है, ये भी लिक्विड सॉल्यूशन होता है, इसमें डाल देते हैं, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, एक्वस फॉर्म भी बोल सकते हैं, एक्वस या लिक्विड एक ही बात है, ठीक है। और यहाँ वही H2SO4 ले सकते हैं अपन लिक्विड, तो यहाँ बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज C6H12OC, दोनों का अणु सूत्र समान होता है, ये ग्लूकोज है ये फ्रक्टोज है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ये देखो AQ फॉर्म में चले गए, AQ का मतलब लिक्विड ही होता है, ये भी वैसे AQ फॉर्म में ही, चीनी तो सॉलिड थी, उसको अपन ने किस में डाल दिया, जल में, तो AQ फॉर्म में आ गई, तो ये AQ लिक्विड है, ये भी लिक्विड ही होता है, AQ में लिक्विड से ही होता है, तो सबकी फिजिकल स्टेट सेम है, इसीलिए इसको अपन समांगी उत्प्रेरण में रखेंगे, ठीक है। लिक्विड भी अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, अब अपन देखते हैं, दिख रहा है नीचे तक का, अब अपन इसमें देखते हैं कि ये समांगी उत्प्रेरण जो हो रहा है, अलग अलग अभिक्रियाएं हैं समांगी उत्प्रेरण की, इसकी उसकी क्रिया विधि क्या होगी, समांगी उत्प्रेरण की क्रिया विधि क्या होगी, ठीक है। तो देखो क्रिया विधि की अगर अपन बात करते हैं तो इसकी क्रिया विधि एक सिद्धांत पर आधारित, समांगी उत्प्रेरण की क्रिया विधि एक सिद्धांत पर आधारित। क्रिया विधि का मतलब होता है कि जैसे SO2 ऑक्सीजन से रिएक्शन करके SO3 बना रही है, लेकिन ऐसा है नहीं, एक्चुअली में NO का भी यहाँ पर रोल है, उत्प्रेरक यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, जिसकी वजह से अभिक्रिया हो पा रही है, तो वो रोल इस अभिक्रिया में हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा, हमें तो ऐसा लग रहा है बस रखा हुआ है यहाँ पर तय एरो के ऊपर ही लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लग रहा कि इनसे रिएक्शन कर रहा, नहीं लग रहा, सीधा बन रहा है इससे रिएक्शन, ऐसा नहीं है। बट सक्रियण ऊर्जा में कमी कैसे हो रही है भाई, ये धनात्मक उत्प्रेरक होता है NO, तो ये सक्रियण ऊर्जा को कम करता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ाता है, तो वो कैसे कम कर देता है, इसको क्रिया विधि से समझा जा सकता है। तो समांगी उत्प्रेरण जो है उसकी क्रिया विधि की बात करेंगे अपन, किसकी बात करेंगे, समांगी उत्प्रेरण की क्रिया विधि की बात करेंगे, ठीक है, कि वो किस क्रिया विधि पर आधारित होता है समांगी उत्प्रेरण। क्लियर है, बोलो। चलो, मतलब वो जो समांगी उत्प्रेरण अभिक्रियाएं हैं वो किस रास्ते से होके हो रही हैं, एक्चुअली में वहां उत्प्रेरक की भूमिका हमको सही मायने में पता लग जाती है क्रिया विधि के अंदर, ठीक है। तो इसकी क्रिया विधि एक सिद्धांत पर आधारित है, समांगी उत्प्रेरण की क्रिया विधि, इसे बोलते हैं माध्यमिक यौगिक सिद्धांत या मध्यवर्ती यौगिक सिद्धांत, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, समांगी या मध्यवर्ती यौगिक सिद्धांत, ठीक है। समांगी उत्प्रेरण की क्रिया विधि, तो अपन हेडिंग लगा लेते हैं इसकी क्रिया विधि, ठीक है। यह है माध्यमिक यौगिक सिद्धांत पर आधारित, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत पर बेस्ड है या आधारित है, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। अब ये क्या है ये सिद्धांत भाई, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत क्या चीज है, ठीक है, जरा समझो।
ये सिद्धांत क्या है, इसके कुछ पद हैं लिख रहा हूं मैं, इस सिद्धांत के कुछ स्टेप लिख रहा हूं। सबसे पहला क्या है, जैसे हम कोई अभिक्रिया ले लेते हैं, ए प्लस बी, ठीक है, ये बना रहे हैं सी। अब जरा समझना, ए प्लस बी से सी बन रहा है और यहां पर एक उत्प्रेरक एक्स लगा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों तो अभिकारक है, ये दोनों तो अभिकारक है, ये उत्पाद है और ये उत्प्रेरक है, सबकी भौतिक अवस्थाएं सेम है। अब इसका जो सिद्धांत है वो कैसे आधारित है जरा समझना, ठीक है। ये कहता है पद 1 कैसे रिएक्शन हुई, स्टेप लिख देता हूं मैं इसके सीधे, स्टेप 1 सबसे पहले इन दोनों में से उचित अभिकारक, उचित मतलब हम बता देंगे रिएक्शन में कैसे, ए और बी में से उचित अभिकारक उस उत्प्रेरक एक्स से अभिक्रिया करता है। ये ए बी से नहीं करता, ए या बी में से कोई एक एक्स से क्रिया करता है पहले, ठीक है। सबसे पहले अभिकारक ए, मैं ए ले लेता हूं, वो उचित अभिकारक ए है। अभिकारक ए उत्प्रेरक एक्स से अभिक्रिया करके एक माध्यमिक यौगिक, मध्यवर्ती यौगिक बनाता, एक मध्यवर्ती या माध्यमिक यौगिक, मध्यवर्ती यौगिक AX बनाता है। अब इस अभिक्रिया के लिए ये जो माध्यमिक यौगिक बना है, इसके लिए बहुत ही कम सक्रियण ऊर्जा लगती है, ये है फायदा। इस X की वजह से बहुत ही कम सक्रियण ऊर्जा लगती है। AX बनाता है, इस अभिक्रिया के लिए बहुत कम EA यानी सक्रियण ऊर्जा लगती है, इसलिए अभिक्रिया तेज हो जाती है। अगर X नहीं होता तो फिर A को B से करनी पड़ती, ऑप्शन नहीं था, और सक्रियण ऊर्जा ज्यादा लगती, क्लियर है नहीं, और बनता C। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा उत्प्रेरक भी हो सकता है कि ज्यादा और सक्रियण ऊर्जा नेगेटिव के केस में, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यानी कि A प्लस X और इससे बन गया AX, ये मध्यवर्ती यौगिक, ठीक है, ये है मध्यवर्ती यौगिक, क्लियर है। अब इसके बाद बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 क्या है, मध्यवर्ती यौगिक आसानी से बना है, ये आसानी से बना है, क्योंकि कम सक्रियण ऊर्जा लगी, आसानी से बना है, अभिक्रिया का वेग यहीं बढ़ गया, आसानी से बना। ये मुश्किल से बन सकता है कि ऋणात्मक उत्प्रेरक, हम धनात्मक उत्प्रेरक के संदर्भ में ले रहे हैं, ठीक है। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 है कि जो अब देखो ए ने तो कर ली क्रिया, अब बी बचा और उत्पाद भी नहीं बना अभी तक, तो मध्यवर्ती यौगिक अब क्या करता है, ये AX B से क्रिया करता है। मध्यवर्ती यौगिक बचे हुए अभिकारक से क्रिया करता है, समझ गए, शेष अभिकारक से क्रिया कर उत्पाद व पुनः उत्प्रेरक को अलग कर देता है। उत्पाद बनाता है, वह पुनः उत्प्रेरक बनाता है, यानी वो उत्प्रेरक जो था ना, उस दोबारा से उसी द्रव्यमान में, उसी संगठन में लौट आता है। क्योंकि हमने पढ़ा उत्प्रेरक वो होता है जो अभिक्रिया के अंत में ऐसा कैसा मिल जाता है जैसा शुरू में था, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, ये जो AX है ये किससे, दूसरे अभिकारक B से क्रिया करता है, और हमारा जो उत्पाद है वो AB बन जाता है, मतलब हम उत्पाद C नहीं लेकर के AB बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो उत्पाद AB बन जाता है, और X उत्प्रेरक ये है, ये हमारा उत्पाद में अंत में बच जाता है वापस। देखो AX B से क्रिया करता है, ठीक है, इसमें से A और B क्रिया करके ये उत्पाद बन गया AB, समझ गए ना, और ये जो X है ये उत्प्रेरक के रूप में वापस से अलग हो गया। इसका संगठन सेम रहता है, बता दूं, संगठन व द्रव्यमान समान रहता है, संगठन व द्रव्यमान क्या रहता है, समान रहता है, क्लियर है। तो इस तरह माध्यमिक यौगिक सिद्धांत काम करता है। अब इस पर आधारित कुछ उदाहरण ले लेते हैं अपन, जैसे अपन ने SO2 का एग्जाम्पल लिया था, उसको यहाँ कैसे सेट करेंगे SO2 के एग्जाम्पल को, ठीक है। तो SO2 का एग्जाम्पल जरा देखो, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत समझ में आ गया अपन को। अब अपन SO2 का एग्जाम्पल लेते हैं कि वो किस तरह से, SO2 जब हाफ ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो NO गैस किस तरह, पहले SO2 NO से क्रिया करेगा या ऑक्सीजन क्रिया करेगा, ठीक है। तो समांगी उत्प्रेरण की क्रिया विधि का उदाहरण लेते हैं अपन, ठीक है। उदाहरण, वो क्रिया विधि कैसे काम करती है किसी एग्जाम्पल में, तो कॉमन एग्जाम्पल था, ठीक है, उदाहरण थोड़ी है, A और B कॉमन था। तो हम लेते हैं SO2
12O2 NO उत्प्रेरक और SO3 सबकी भौतिक अवस्थाएं गैस है। अब एक्चुअली में होता क्या है, इन दोनों, ये A है ये B अभिकारक है, ये A है ये भी ले लो, तो ये जो ऑक्सीजन अभिकारक है ना ये NO से क्रिया करता है पहले, यहाँ ये ध्यान रखना। SO2 नहीं करता, क्या करता है, इन दोनों की हो ही नहीं सकती रिएक्शन, ऑक्सीजन की NO से होती है और NO2 बन जाता है। भाई ऑक्सीजन की NO से रिएक्शन हुई और NO2 बन गया, SO2 की NO से हुई नहीं तो कुछ बनेगा ही नहीं, तो सीधी सी बात यही जाएगा। क्लियर है? तो मतलब क्या होता है, स्टेप 1, ठीक है, माध्यमिक यौगिक बनना, माध्यमिक यौगिक बनना, माध्यमिक यौगिक बनना। अब वो कैसे बनता है भाई, NO उत्प्रेरक है, ये रिएक्शन करता है 12O2 से और बनाता है NO2, ठीक है ना। इस अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा कम लगी है, कम सक्रिय ऊर्जा, कम EA, ठीक है। और अब स्टेप 2 क्या है हमारा, सिंपल सा, ये जो माध्यमिक यौगिक है ये अब बचे हुए अभिकारक SO2 से क्रिया करेगा, ठीक है। माध्यमिक यौगिक, माध्यमिक यौगिक NO2, ठीक है, शेष अभिकारक, शेष अभिकारक किससे, SO2 से क्रिया कर उत्पाद SO3 व पुनः उत्प्रेरक बना देगा, पुनः उत्प्रेरक NO बनाता है, ठीक है। ऐसे हुई है ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, देखो ये हमारा आ गया माध्यमिक यौगिक NO2, बचा हुआ है SO2, इससे क्रिया हुई, ठीक है, और ये बन गया हमारा SO3, ऑक्सीजन यहाँ से चली जाएगी और वापस से NO उत्प्रेरक अलग हो जाएगा पुनः, ये उत्पाद हो गया, ये माध्यमिक यौगिक, समझ गए। और ये बचा हुआ अभिकारक, इस तरह अभिक्रिया होती है, समांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि इस तरह से चलती है। एग्जाम्पल पे लगा के बता दी मैंने आपको। अब देखो जो पहला पद है ना, इस पद को कराने के लिए सक्रिय ऊर्जा कम चाहिए। अब सोचो अगर NO नहीं होता तो फिर क्या होता, सीधा SO2 है, ये SO2 ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता, इस काम के लिए ज्यादा सक्रिय ऊर्जा चाहिए। यानी सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल डायरेक्ट एक दूसरे से रिएक्शन करके SO3 नहीं बना रहे, बना लेंगे लेकिन बहुत कम SO2 के मॉलिक्यूल और बहुत कम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ही ऐसे होंगे जिनको सक्रिय ऊर्जा मिलेगी। लेकिन जब NO होगा तो NO और ऑक्सीजन की रिएक्शन SO2 और ऑक्सीजन की रिएक्शन की तुलना में ज्यादा तेज होती है, मतलब इस रिएक्शन के लिए सक्रिय ऊर्जा कम लगती है। जब NO, ये है रीजन, देखो वैसे डायरेक्ट नहीं कर रहा है, ऐसे नहीं जब NO आ गया कि NO आ गया तो SO2 और O2 की रिएक्शन अब भी SO2 और O2 की रिएक्शन हो रही है लेकिन वो कम सक्रिय ऊर्जा पर हो रही है, ऐसा नहीं है। अब रिएक्शन NO करा रहा है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन लास्ट में ऐसा कैसा मिल रहा है, ये आ रही कहानी समझ में। NO इन्वॉल्व हो गया, NO ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहा है, ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। इसको आप अलग से भी कराओगे ना, कोई उत्प्रेरक मतलब आप सीधा इसकी रिएक्शन करा दो NO की O2 से, तो ये बहुत फास्ट होती है अभिक्रिया। तो साइंटिस्टों ने क्यों ना सोचा ऑक्सीजन की रिएक्शन SO2 से करा रहे हैं तो इसको डाल दो, तो ये पहले इससे कर देगा, फिर ये बनेगा, फिर ये SO2 से कर देगा, है ना, लगाया दिमाग अच्छा, और लास्ट में उत्पाद जल्दी मिल जाएगा और उत्प्रेरक हमारा फिर से अलग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अपन उत्प्रेरण की ये प्रकार था, समांगी उत्प्रेरण और उसकी क्रियाविधि पड़ी। अब आता है विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण आता है और उसकी क्रियाविधि आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन डाल लेते हैं विषमांगी उत्प्रेरण और उसकी क्रियाविधि। देखो विषमांगी उत्प्रेरण में क्या होगा जरा समझो। भौतिक अवस्थाएं किस किस की, अभिकारक की, वह प्रक्रम, ठीक है, वह उत्प्रेरण प्रक्रम जिसमें अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती है, जैसे ठोस द्रव, गैस द्रव, इस तरह से होती है। ठीक है, सारी भौतिक अवस्थाएं सेम नहीं होती, उसे अपन विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। और विषमांगी उत्प्रेरण अधिशोषण के सिद्धांत पे काम करता है। जैसे समांगी उत्प्रेरण माध्यमिक यौगिक के सिद्धांत पे काम कर रहा था, विषमांगी उत्प्रेरण अधिशोषण के सिद्धांत पे काम करता है। अच्छा, एक चीज और देखते हैं, कमियां क्या थी। ठीक है, समांगी उत्प्रेरण सिद्धांत की कमियां, समांगी उत्प्रेरण की कमियां, समांगी उत्प्रेरण की कमियां, ये और पूछ लेते हैं एक नंबर में। तो पहली कमी क्या है, यह विषमांगी उत्प्रेरण को नहीं समझा था, पहली कमी तो यही है, यह है विषमांगी उत्प्रेरण को नहीं समझाता। मतलब विषमांगी, अगर भौतिक अवस्था अलग अलग हुई अभिकारक और उत्पाद की, तो इस तरह से माध्यमिक यौगिक नहीं बनता और ऐसे उत्पाद नहीं बनते। ठीक है, यह ऑब्जर्व किया हुआ है। यह विषमांगी उत्प्रेरण, यह विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि नहीं समझाता, की क्रियाविधि नहीं समझा। ठीक है, दूसरी कमी क्या है, पदार्थ पर जो सक्रिय केंद्र होते हैं उनका महत्व नहीं बताता। ठीक है, पदार्थ पर
सक्रिय केंद्रों का महत्व नहीं समझाता, सक्रिय केंद्रों का महत्व नहीं समझाता, क्योंकि ये सक्रिय केंद्रों का महत्व तो विषमांगी उत्प्रेरण में समझ में आता है, तो ये तो समांगी उत्प्रेरण पे काम कर रहा है, तो कैसे समझाएगा। पदार्थ पर सक्रिय केंद्रों का महत्व नहीं समझा। सक्रिय केंद्र क्या होते हैं समझ गए ना, जो ठोस या द्रव पदार्थ होते हैं उनकी सरफेस पर कुछ मुक्त संयोजकता होती है जिन पर अधिशोषक अणु आके जुड़ते हैं, तो मतलब अधिशोषक से जुड़ी हुई चीज है, तो कैसे समझाएगा। अधिशोषण तो खुद विषमांगी उत्प्रेरण में आता है, ठीक है। अधिशोषण किसकी सतह पर होगा, ठोस की सतह पर होगा। किसका, गैस का, तो भौतिक अवस्था ही बदल गई, अधिशोष की भौतिक अवस्था गैस है और अधिशोषक की ठोस है, तो विषमांगी में चला जाए, तो इसलिए नहीं समझा रहा। तीसरा एक होता है उत्प्रेरक वर्धक और एक होता है उत्प्रेरक विष। मतलब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक नहीं होते लेकिन वो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ा देते हैं, मतलब वो उत्प्रेरक के साथ लग के और उसको एक्टिव कर देते हैं, जिससे क्या होता है उत्प्रेरक और अच्छे से अभिक्रिया को तेज कर पाता है। भाई उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है, क्लियर है। अब उत्प्रेरक के साथ मैं कोई ऐसा पदार्थ लगा दूं, ठीक है, जो उस उत्प्रेरक की स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव कर देता है जिससे उत्प्रेरक अब और तेजी से वेग बढ़ाने लगे, उसे उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को संधमित कर देते हैं, कम कर देते हैं, उन्हें उत्प्रेरक विष कहते हैं। एग्जाम्पल आगे देखेंगे, अभी सिर्फ इतना समझो, यह उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष को नहीं समझाता। यह उत्प्रेरक वर्धक व उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरक वर्धक व उत्प्रेरक विष को एक्सप्लेन नहीं करता, को नहीं समझाता, ठीक है। ये तीन कमियां हैं। अब आ जाता है विषमांगी उत्प्रेरण, ठीक है, इनको नोट कर लो। अब आ जाता है विषमांगी उत्प्रेरण, और वो किस सिद्धांत पर काम करता है, अधिशोषण के सिद्धांत पर काम करता है। क्लियर है। चलो अब बात करते हैं अपन डिटेल में विषमांगी उत्प्रेरण और उसके सिद्धांत की बात करेंगे कि वो अधिशोषण के सिद्धांत पे कैसे कार्य करता है। जैसे अपन ने समांगी उत्प्रेरण की बात की और उसके सिद्धांत की बात करी कि उसकी क्रियाविधि माध्यमिक यौगिक सिद्धांत पर काम करती है, उसको एग्जाम्पल से अच्छे से बेटर तरीके से समझा, उसके बाद उसकी क्रियाविधि समझी। अब अपन बात करते हैं विषमांगी उत्प्रेरण क्या है, उसके एग्जाम्पल, फिर उसकी क्रियाविधि और उसको कैसे पढ़ते हैं, समझ गए। तो सेकेंड है हमारा विषमांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण, ठीक है। विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि, पहले परिभाषा लिख लेते हैं, विषमांगी उत्प्रेरण क्या होता है। तो देखो, वह उत्प्रेरण प्रक्रम, आप लिखोगे मेरे साथ, वह उत्प्रेरण प्रक्रम, वह उत्प्रेरण प्रक्रम जिसमें अभिकारक, उत्प्रेरक व उत्पाद भिन्न भौतिक अवस्थाओं में होते हैं, भिन्न अलग भिन्न भौतिक अवस्थाओं में होते हैं, भिन्न भौतिक अवस्थाओं में होते हैं, विषमांगी उत्प्रेरण कहलाते, विषमांगी उत्प्रेरण कहलाते। क्लियर है। भिन्न भौतिक अवस्थाओं में होते हैं, विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती, ठीक है। उदाहरण देखते हैं पहले अच्छे से, 4 एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। पहला है SO2 का SO3 में ऑक्सीकरण, लेकिन प्लेटिनम धातु की उपस्थिति में, प्लेटिनम धातु की उपस्थिति में SO2 का SO3 में ऑक्सीकरण,
ठीक है, यानी कि हमने लिखा एस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस हाफ ऑक्सीजन, ये गैस है, ये गैस है, अभिकारक गैस है, लेकिन यहाँ पर उत्प्रेरक कौन है, सॉलिड है, ठीक है, प्लेटिनम, और बनने वाला भी गैस है, उससे मतलब नहीं, ये तो बदल गया ना, इसकी भौतिक अवस्था तो बदल गई, तो ये विषमांगी उत्प्रेरण में चला गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, यहाँ पर एक प्रक्रम चलता है ओस्टवाल्ड प्रक्रम, ओस्टवाल्ड प्रक्रम, इसमें क्या किया जाता है, अमोनिया का ऑक्सीकरण किया जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड में। इसमें क्या करते हैं, अमोनिया का ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन लगा के करेंगे, ठीक है, और इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, देखो अमोनिया में से नाइट्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, देखो अमोनिया में नाइट्रोजन एलिमेंट है, तो नाइट्रोजन एलिमेंट ऑक्सीजन से क्रिया करके NO बनाएगा, सिंपल सी, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके एक ही चीज बनाता है, वो जल है मैक्सिमम रिएक्शंस में, ठीक है, क्लियर है। देखो अमोनिया गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है, जल गैस है। यहाँ जो उत्प्रेरक है ना, ठीक है, वो एक्चुअली में ऑस्टवाल्ड प्रक्रम में जो उत्प्रेरक होता है वो प्लेटिनम होता है सॉलिड, यानी प्लेटिनम की जाली होती है यहाँ पर उत्प्रेरक, क्लियर थी, सॉलिड हो गया, तो इसलिए विषमांगी उत्प्रेरण में चला गया, ठीक है। आज अपन इसको बैलेंस करने चलें तो यहाँ अपन 4 लगा सकते हैं, 4, और यहाँ 4 लगा सकते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन वहाँ 4 हो गया, यहाँ 2, तो यहाँ लगा सकते हैं अपन 5, 10 हो जाएंगे, और 4 यहाँ लगा सकते हैं 6, 10 हो जाएंगे, क्लियर है। इस तरह से अपन इसको याद रख सकते हैं। अब जरा सी देखो, तीसरा जो हमारा केस हो जाएगा वो हो जाएगा वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण और वनस्पति घी का निर्माण, वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण। अच्छा, इससे क्या फायदा, वनस्पति घी बन जाता है, वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण कर देते हैं। वनस्पति तेल मतलब समझते हो ना, जैसे सोयाबीन का तेल है, ये सब सरसों का तेल है, ये, ठीक है, इनका हाइड्रोजनीकरण कर देते हैं तो वनस्पति घी बन जाता है, जिसे अपन डालडा घी कहते हैं, ठीक है, वो। तो ये अभिक्रिया बड़ी अच्छी है। इसमें क्या होता है, अपन वनस्पति तेल ले लेते हैं, इसका लंबा चौड़ा फॉर्मूला होता है, उसको मैं लिख नहीं रहा, बस सिंपल वनस्पति तेल लिख देता हूँ, लिक्विड होता है, ये सब जानते हैं, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं हाइड्रोजन गैस से, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन गैस का जोड़ना, ठीक है। और यहाँ होती है निकल उत्प्रेरक, निकल सॉलिड, सूक्ष्म विभाजित है ये, अच्छा अधिशोषक होता है। देखिए ये सब अधिशोषक है, सॉलिड अधिशोषक, निकल अधिशोषक, तभी तो अधिशोषण सिद्धांत काम करेगा। सूक्ष्म विभाजित धातु है ये निकल, ठीक है, और क्या बन जाता है, वनस्पति घी बन जाता है। आप इतना समझो, वनस्पति तेल में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इकाइयां पाई जाती हैं बहुत सारी, ठीक है, इन पर ये हाइड्रोजन क्रिया करके वनस्पति घी बनाता है, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इकाइयां गायब हो जाती हैं और यहाँ पर सैचुरेटेड स्टेट आ जाती है, संतृप्त अवस्था आ जाती है। वनस्पति घी संतृप्त वसा है, ये समझो। वनस्पति तेल असंतृप्त वसा है। असंतृप्त वसा का मतलब यह है कि इसमें असंतृप्तता मौजूद है, और असंतृप्तता आपने पढ़ी है, कार्बन कार्बन द्विबंध जब होता है कार्बन की श्रृंखला में तो वह असंतृप्त यौगिक कहलाता है। तो वनस्पति तेल असंतृप्त वसा है, पाई बॉन्ड है, हाइड्रोजन उसको अपचयित कर देता है, हाइड्रोजन इस पाई बंध के तोड़ के यहाँ आ जाता है, सिग्मा बंध में कन्वर्ट कर देता है, संतृप्त वसा घी बना देता है, क्लियर है, इतना ध्यान रखो। और चौथा जो एग्जाम्पल है हमारा वो है हैबर्स प्रक्रम, यहाँ लिख देता हूँ मैं, चौथा हैबर प्रक्रम। हैबर प्रक्रम में अमोनिया उत्पादन की जाती है, ठीक है, चूर्णित लोह उत्प्रेरक, उत्प्रेरक कौन है पर चूर्णित लोह उत्प्रेरक, ये ध्यान रखो। क्या होता है, नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करके अमोनिया बना देती है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी, लेकिन ये अभिक्रिया आप लोहे उत्प्रेरक से लगाओगे तो बहुत फास्ट हो जाएगी, आसान परिस्थितियों में हो जाएगी। लोहा उत्प्रेरक सॉलिड होता है, ठीक है, और यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस क्या होता है 2 और यहाँ जाएगा 3, ठीक है, ये भी हमारा विषमांगी उत्प्रेरण, ठीक है। हैबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं अपन, उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। अब जल्दी से देख लेते हैं कि विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत क्या कहता है हमसे, ठीक है। चलो तो अब डिस्कस करते हैं अपन विषमांगी उत्प्रेरण किस सिद्धांत पर काम करती है, अधिशोषण सिद्धांत पे, ठीक है। इस सिद्धांत के कुछ 3-4 बिंदु देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पद, इंपॉर्टेंट फीचर्स या लक्षण देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करेंगे कि उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष जो मैंने बताए थे आपको, समांगी उत्प्रेरण का सिद्धांत नहीं समझा पाता, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष को वो कैसे समझाता है।
विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। चलो देखो, इसमें आप सिर्फ इतने पद ध्यान रखना। पद एक, सर्वप्रथम अधिशोष्य के अणु, अधिशोष्य के अणु ठोस अधिशोष्य के ज्यादातर केस में, उत्प्रेरक मतलब ठोस उत्प्रेरक, ठोस उत्प्रेरक कौन है हमारा? अधिशोषक। सर्वप्रथम अधिशोषक के अणु मतलब ठोस उत्प्रेरक या अधिशोषक की सतह पर, अधिशोषक की सतह पर मौजूद मुक्त संयोजकताओं से जुड़ जाते हैं, मुक्त संयोजकताओं से जुड़ जाते हैं, अर्थात अधिशोषण करते हैं, अर्थात अधिशोषण कर लेते हैं। सबसे पहले अधिशोषण हो जाता है हमारा, ठीक है। जैसे मैं निकल वाला केस लेके देख रहा हूं, निकल है हमारे पास है और हमारे पास निकल ए और बी से रिएक्शन करके सी बना रहा है सपोज करो, या ए बी उत्पाद बना रहा है, ठीक है। निकल सॉलिड की सरफेस पर ए और बी रिएक्शन करके ए बी उत्पाद बना रहे हैं, ठीक है। तो निकल उत्प्रेरक देखो ये रहा, ये क्या है? निकल के एटम है सारे, ठीक है। इस तरह से ये इसकी मुक्त संयोजकताएं निकली हुई है, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले पद ए क्या है, सबसे पहले ए है ये और ये बी है, ये इसकी सतह पर क्या हो गया? अधिशोषित हो गया, ठीक है। ए व बी का निकल पर अधिशोषण, इसी मुक्त संयोजकताओं पर अधिशोषण, तो ये क्या है? इसकी मुक्त संयोजकता, ठीक है। ये निकल है इस तरह से एन आई एन आई एन आई एन आई एन आई एन आई एन आई, क्लियर है। मैं निकल की जो सतह है उसके मुक्त संयोजकताएं निकली, उस पर ए और बी आके जुड़ गया। अब पद दो ध्यान रखना, पद दो क्या है? ए व बी जुड़ गए, अब इनके बीच में रिएक्शन शुरू हो जाती है ए और बी की, ठीक है। ए व बी आपस में, ये रासायनिक बंध है ध्यान रखना, ए व बी रासायनिक अधिशोषण है। ए व बी आपस में क्रिया करके, ए व बी आपस में क्रिया करके एक सक्रिय संकुल बनाते हैं, एक सक्रिय संकुल बनाते हैं, ठीक है। अब ये सक्रिय संकुल कैसे बनता है जरा मैं आप समझा देता हूँ। पद दो लिख देता हूँ मैं वापस से, समझ गए। निकल इसमें है, ए और बी इन्होंने रिएक्शन क्या बना दी? सक्रिय संकुल, मतलब इनके बीच में रिएक्शन शुरू हो गई, ठीक है। सक्रिय संकुल बन गया, ठीक है। सक्रिय संकुल बनाते वह उत्पाद बन जाता है, सक्रिय संकुल बनाते वह उत्पाद बन जाता है, सक्रिय संकुल फिर उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, मतलब फाइनली ए बी बन जाता है उत्पाद, समझ गए ना। सक्रिय संकुल बनकर फिर ए बी बन जाता है, ठीक है। अब क्या होता है लास्ट में पद 3, विशोषण, मतलब ये जो ए बी उत्पाद है ये दोबारा से हट जाएगा, क्योंकि तभी तो ये वापस खाली हो जाएगी सतह, दोबारा से फिर ए और बी का अलग अणु आएगा, फिर ए बी बनेगा, तो निकल की सतह दोबारा अवेलेबल हो जाए, फ्री हो जाए, इसके लिए इनका विशोषण करना पड़ेगा। बना उत्पाद, ठीक है, उत्प्रेरक की सतह से, उत्प्रेरक या अधिशोषक, उत्प्रेरक की सतह से हट जाता है, मतलब विशोषित हो जाता है, विशोषित हो जाता है, जिससे पुनः उत्प्रेरक की सतह ठीक प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, और वैसे भी उत्प्रेरक वैसा ही आ जाता है अभिक्रिया के लास्ट में, ठीक है, वैसा के वैसे मिल जाता है, जिसका द्रव्यमान संगठन सब समान ही रहता है, प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, समझ गए। उत्प्रेरक प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, ठीक है, क्लियर है भाई। उत्पाद हट गया, उसके बाद वापस से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ए और बी आ जाएंगे, तो पद 3 में क्या है? विशोषण हो जाए, ठीक है, समझ गए ना भाई। इसको यहां से हटा देना, फिर से दिखा देना, क्लियर है, समझ गए अच्छे से। चलो
तो इस डायग्राम को आप दोबारा बना लेना, ए बी को हटा देना यहाँ से और ये सारा फिर से खाली दिखा देना। चलो बहुत बढ़िया। तो इस तरह से ये है अधिशोषण सिद्धांत। अब ये सिद्धांत उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष को कैसे समझाता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो ये सिद्धांत कहता है कि उत्प्रेरक वर्धक ऐसे पदार्थ होते हैं जो खुद उत्प्रेरक नहीं होते अभिक्रिया में, लेकिन वो क्या करते हैं, उत्प्रेरक पर जो उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं और इस प्रकार से अधिशोषित होते हैं कि इनकी मुक्त संयोजकताओं में वृद्धि हो जाती है। उत्प्रेरक की सतह पर या अधिशोषक की सतह पर मुक्त संयोजकताएं होती हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है उत्प्रेरक वर्धक की उपस्थिति में। ठीक है, क्लियर है। तो इसका फायदा क्या है इस सिद्धांत का, वो देखते हैं अपन। ये उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष को समझा देता है, उसकी क्रियाविधि को समझा देता है, अधिशोषण पर आधारित है, सक्रिय केंद्रों का महत्व समझा ही रहा है, जो कमियां समांगी उत्प्रेरण ने छोड़ी थी वो सभी पूरी कर रहा है। क्लियर है। लेकिन ये समांगी उत्प्रेरण को नहीं समझा सकता। समझो तो कि दोनों के अपनी अपनी जगह क्या है, फायदे हैं। ठीक है, दोनों ही काम करते हैं ना। लाभ क्या है इस सिद्धांत का, ठीक है। विषमांगी उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत का लाभ क्या, पहला क्या है, यह है उत्प्रेरक वर्धक को समझाता है, उत्प्रेरक वर्धक को समझाता। अभी उत्प्रेरक वर्धक क्या है, उत्प्रेरक वर्धक ऐसा पदार्थ होता है, जरा समझना, ऐसा पदार्थ होता है जो स्वयं अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य नहीं करता। स्वयं अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक नहीं होता, बल्कि उत्प्रेरक नहीं होता, बल्कि ये क्या करता है, बल्कि मुख्य उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया में, मुख्य उत्प्रेरक की सतह पर इस प्रकार से अधिशोषित होता है कि सतह पर इस प्रकार से अधिशोषित हो जाता है, अधिशोषित हो जाता है कि इस प्रकार से सतह पर अधिशोषित हो जाता है कि उस मुख्य उत्प्रेरक के सक्रिय केंद्रों की संख्या बढ़ जाती है, कि मुख्य उत्प्रेरक की सतह के सक्रिय केंद्र बढ़ जाते हैं। और सक्रिय केंद्र बढ़ गए तो अब ज्यादा क्रियाकारक किरणों क्रिया करने के लिए आ जाएंगे। मतलब और यहाँ पर एक सक्रिय केंद्र निकला है, यहाँ इस तरह से निकल आते हैं, समझ गए ना। मुख्य उत्प्रेरक की सतह के सक्रिय केंद्र बढ़ जाते हैं, समझ गए। अतः अभिक्रिया का वेग फास्ट होगा। मतलब उत्प्रेरक वर्धक ने उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ाई, अर्थात ये पदार्थ, मतलब उत्प्रेरक वर्धक अर्थात ये वर्धक उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ा रहे हैं। अभिक्रिया की क्रियाशीलता इनडायरेक्टली बढ़ रही है, ये सिर्फ उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ा रही है। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ाते हैं सक्रिय केंद्रों को बढ़ा के, समझिए। उदाहरण के तौर पर आप ध्यान रखो, हैबर प्रक्रम ध्यान रखो, Fe तो मुख्य उत्प्रेरक है, Fe तो क्या है, मुख्य उत्प्रेरक है, ठीक है। और एमो मोलिब्डेनम धातु होती है, ये क्या है, उत्प्रेरक वर्धक। ये क्या करती है, Fe से क्रिया करती है, एमओ Fe के साथ क्रिया करते बंद बना लेती है और Fe के सक्रिय केंद्रों को बढ़ा देती है, Fe के सक्रिय केंद्रों को बढ़ा देती है, ठीक है। तो हैबर प्रक्रम मैंने आपको लिखा ही था, ये होता है N2 + H2 2NH3, ठीक है। तो अभिक्रिया को और तेज करना हो तो ये तो लोहा तो उत्प्रेरक हो गया और इस साथ एमओ लगा दो, उत्प्रेरक वर्धक। ये उत्प्रेरक नहीं, अगर आप इसको हटा दोगे ना Fe को, तो इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया तेज नहीं होगी, तो कुछ नहीं करेगा, ऐसे पड़ा रहेगा। ये है तो ये सिर्फ इससे मतलब है, इसको उत्प्रेरक वर्धक को मुख्य उत्प्रेरक से मतलब है, इसके सक्रिय केंद्रों को बढ़ा रहा है, ठीक है। क्लियर है, ठीक है, इसको नोट कर लो। उसके बाद आगे की बात करेंगे। एक वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण है, उसमें निकल के साथ कॉपर जो होता है वो उत्प्रेरक वर्धक होता है, ठीक है ना। आपके ध्यान है, वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण, वनस्पति तेलों का अपन हाइड्रोजनीकरण कराते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। निकल तो क्या था, मुख्य उत्प्रेरक, और उसमें कॉपर डाल दे तो वो उत्प्रेरक वर्धक होता है। मतलब कॉपर निकल की
क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, उसके सक्रिय केंद्रों को बढ़ा देता है, उत्प्रेरक वर्धक। ठीक है, अब अपन इधर समझा देते हैं आपको उत्प्रेरक विष क्या होते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक विष क्या करेंगे जरा समझो। ये मुख्य उत्प्रेरक की तरह कोई काम नहीं करेंगे, जो मुख्य उत्प्रेरक है, ठीक है, उसके सक्रिय केंद्रों को अवरुद्ध कर देंगे, मतलब उन पर आकर के ऐसे जुड़ेंगे कि वो उपलब्धि नहीं हो पाएंगे, सक्रिय केंद्रों की संख्या बढ़ेगी नहीं, घट जाएगी। ठीक है, उसकी सतह पर मौजूद सक्रिय केंद्रों के साथ क्रिया करके अवरुद्ध कर देते। तो मैं दूसरा लिख देता हूं आपको, उत्प्रेरक लाभ है इसका, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष को समझा रहा है ये सिद्धांत, समझे। उत्प्रेरक विष, यह उत्प्रेरक विष को समझाता है। ठीक है, ये ऐसा पदार्थ होता है, प्रेरक विष, ये ऐसा पदार्थ होता है जो मुख्य उत्प्रेरक के सक्रिय केंद्रों से जुड़कर उन्हें अवरुद्ध कर देता है, उन्हें अवरुद्ध कर ब्लॉक कर देता है, मतलब अवरुद्ध कर देता है। इससे अभिकारक सक्रिय केंद्रों से नहीं जुड़ पाते, समझिए, सक्रिय केंद्रों से नहीं जुड़ पाते, समझिए। अतः उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कम हो जाती, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती या कम हो जाती, उत्प्रेरक विष कहलाता, कम हो जाती, समझिए, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कम हो जाती। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अपन बात करते हैं, यही हैबर प्रक्रम। इस हैबर प्रक्रम में अगर एमओ को हटा के लोहे के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस डाल दी जाए तो उत्प्रेरक विष है। हैबर प्रक्रम में एफ ही तो मुख्य उत्प्रेरक, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या है, उत्प्रेरक विष होती है। ठीक है, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल क्या है हमारे पास, सल्फर, हमारा SO2 का SO3 में परिवर्तन, प्लेटिनम धातु। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेटिनम तो क्या हो जाएगा, मुख्य उत्प्रेरक, और इसमें आर्सेनिक ऑक्साइड एक पदार्थ होता है AH2O3। ठीक है, ये एक्चुअली में होता है उत्प्रेरक विष, ये प्लेटिनम के सक्रिय केंद्रों को अवरुद्ध कर देता है। यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड लोहे के सक्रिय केंद्रों को अवरुद्ध कर देती है, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया नहीं कर पाते लोहे से और सतह पर आते नहीं, अमोनिया बनती नहीं है, कम बनेगी। ऐसे यहाँ भी SO3 अब क्रिया नहीं कर पाएगा प्लेटिनम की सतह पर आसानी से, SO3 और ऑक्सीजन जो होती है, SO2 और ऑक्सीजन जो होती है, समझिए, आर्सेनिक ऑक्साइड उत्प्रेरक विष होते हैं। तो इस तरह से उत्प्रेरक विष और उत्प्रेरक वर्धक को समझाती है, नोट कर लो। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो लेक्चर, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे की बातें। एंजाइम उत्प्रेरण है, उसके बाद आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण है, और फिर लास्ट टॉपिक शुरू करेंगे कोलाइडी विलयन। थैंक यू वेरी मच।